नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार एडवोकेट। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी फर्जी दहेज के मुकदमे से कैसे बाहर निकल सकते हैं और इसके लिए क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे ऊपर एलिगेशंस क्या लगाए गए, क्या आरोप के आधार पे हमें एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पति पत्नी की लड़ाई झगड़े में वो लोग सेपरेट अलग भी रहते हैं, फिर भी वो जानबूझ करके उनके लड़के के माता पिता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, सबका नाम डाल देते हैं और कहीं ना कहीं से फॉर्मेट जो बना हुआ उसको कोरिलेट करके अपना कंप्लेंट दे देते हैं। उस आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करा देती है। जब आप अपना आरोप उसमें देख ले कि एफआईआर में क्या लगाया गया है, आपके ऊपर क्या कहा गया है, तो सबसे पहले आप कानूनी सलाहकार से मिल सकते हैं और उनको मिल करके ये सारी बातें बताएं कि हमारे साथ ये घटना हुई है, ये एफआईआर लिखा गया है जो कि बिल्कुल ही निराधार है, बेसलेस है या बोगस है, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं। हम सेपरेट इतने समय से रह रहे, अलग लड़का लड़की कहीं और रह रहे हैं, उसके उपरांत भी हमारे ऊपर ये कहा करके एफआईआर दर्ज की गई है। तो इससे ये फायदा होगा कि आपको जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आप जाएंगे पुलिस थाने, तो उसमें आपके जो कानूनी सलाहकार है वो बता सकते हैं कि आप ये चीजें अपने डिफेंस में आप पुलिस को बता सकते हैं कि ये सारी बातें जो है सो निराधार है या झूठ है, जो भी तथ्य है आप पुलिस को बता सकते हैं। पुलिस उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगी, तो 161 का बयान लेकर के आपको 41 के नोटिस पे छोड़ देती है। अरनेश कुमार का जजमेंट जब से आया सुप्रीम कोर्ट में, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट के बाद उसमें 41 के नोटिस पे प्रावधान है, उनको छोड़ देना है। तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि 161 का बयान भी हो गया, आपने वो भी समझ लिया क्या एलिगेशंस आपके ऊपर लगा। उसके बाद अब अपने एडवोकेट से समझ सकते हैं कि अगर ये केस बिल्कुल ही बेसलेस है तो आप उसमें चार्जशीट से पहले क्वेश्चन पिटीशन में जा सकते हैं। 482 सीआरपीसी में आप हाई कोर्ट में जाकर के उस एफआईआर को क्वेश्चन करवा सकते हैं कि भैया जितने भी लोग हैं उसमें से तो चलो उनका हमको नहीं पता, लेकिन मेरा अपना पता है कि हम यहाँ पे इस घटना में नहीं, जो घटना बता रहे दिनांक है, जो दस्तावेज है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये जो एलिगेशन एफआईआर में लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही झूठे है, और उसके आधार पे आप दस्तावेज के आधार पे हाई कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन पिटीशंस में सबसे पहले हाई कोर्ट नोटिस देते हैं और स्टेटस रिपोर्ट मंगवाती है कि स्टेटस रिपोर्ट लाए, उसमें स्टेट का क्या आयु क्या है, उसमें वो सब चलते रहेंगे। उसके बाद अपना मेरिट पे हाई कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन आप 161 की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लिए, 161 का बयान भी दे लिए, लेकिन आप हाई कोर्ट नहीं गए क्वेश्चन में, तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको कोर्ट का समन आता है कि जी आपके खिलाफ ये इस कोर्ट में इन सेक्शंस में मुकदमा चल रहा है। तो आपको समन मिलते ही या तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाइए और वहां सरेंडर करके बेल ले लीजिए। अगर आप सरेंडर करके रेगुलर बेल नहीं लेते हैं तो आप एंटीसिपेटरी भी ले सकते हैं उसमें कि एंटीसिपेटरी चलिए कि हमको ये ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमको एंटीसिपेटरी दे दिया जाए टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस केस, ये करके आप ले सकते हैं। अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते, बोलते सोचते कि ये तो केस ही बेकार, जो पहले हम बता चुके हैं कि बोगस है ये इस तरीके, तो आप चार्जशीट क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और वो जो आपको समन है, चार्जशीट एज वेल एज समन, दोनों चीज क्वेश्चन होगा, एक नहीं तो आप चार्जशीट पे चले गए, समन पुलिस आपको भेज चुकी है, कोर्ट भेज चुकी है, तो फिर आपको दूसरा समन भेजेगी। उससे अच्छा है कि आप स्टे के लिए जब आप डालेंगे तो चार्जशीट एज वेल एज समन दोनों क्वेश्चन करने के लिए आप हाई कोर्ट में प्रेयर कर सकते हैं। हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं कि ये सही है, ऐसा नहीं बनता है मामला इनके खिलाफ, तो क्वेश्चन करके आपका नाम उसमें से हटा सकता है। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि सारे लोग जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर एफआईआर में 5-7 लोग हैं, 5-6 लोग एक्यूज है इसमें, इस एक केस में, और कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो वो लोग तो नहीं जाएंगे हाई कोर्ट, वो तो चाहेंगे लिंगर हो, यहीं पे चले, बेल ले लिए, अपना चलता रहे, 5-10 साल तक केस चले। लेकिन जो आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो चाहेगा कि जल्द से जल्द केस खत्म हो। तो आप ऐसा नहीं कि सब लोग ही जाएंगे हाई कोर्ट क्वेश्चन पिटीशंस में, कोई एक भी जा सकता है, 1, 2, 3 जितने भी लोग हैं वो जा सकते हैं जो इस केस में इन्वॉल्व ना हो,
तो वो अपना हाई कोर्ट में जाके क्वेश्चन पिटीशन फाइल करके क्वेश्चन करवा सकते हैं और अपने पक्ष में ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन आप ना क्वेश्चन गए, बेल आपको लगता है कि नहीं, कि वहाँ उससे पहले कि हमको एक मीडिएशन से यहाँ बैठ के बात करनी चाहिए कोर्ट में, तो प्रोविजन ये भी है कि आप बेल लेकर के मीडिएशंस में जाइए, बात करिए। अगर बात बन जाती है या तो लड़की वापस चली जाती है अपने घर की, चलो जो हुआ झगड़ा, बड़े लोग आते हैं समझाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। तो मीडिएशंस में ट्रांसफर होने के बाद मैटर एक मीडिएटर जो होंगे वो सेटलमेंट डीड बना देंगे इनका कि चलो इनका मैटर जो है मीडिएशन में सेटल हो गया। उस ग्राउंड पे भी आप क्वेश्चन पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और अपना नाम हटवा सकते हैं। क्वेश्चन पिटीशन जो सेटलमेंट हो सकता है कि आपका सेटलमेंट हो जाए, हो सकता है कि नहीं, अभी दोनों ही सेपरेट रहेंगे, एलिमनी और भी जो डिफरेंट केसेस चल रहे हैं उन सारे मैटर्स को एक साथ ही वो सारे कंडीशंस के टर्म्स एंड कंडीशन खोलेंगे, इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम सेटलमेंट कर रहे हैं और हम अपना ये मैटर उठाएंगे कब, या क्वेश्चनिंग में कब जाएंगे हाई कोर्ट, वो सारे लिख करके ये कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी 498A के मुकदमे में क्या क्या स्टेप है ले सकते हैं, वो जानकारी हमने आपको दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।